तो एवरीबडी नोस कि भाई इंडिया में 1991 से पहले के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन LPQ सिस्टम. L stood for licensing, P for privatization and Q for quota system. पोस्ट 1991 ये कन्वर्ट हो गया LPQ इन व्हाट LPG, जहां पे L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन. तो जब लिबरलाइजेशन हो गया 1991 पे, क्या हुआ ये आप पढ़ चुके हैं. 91 के बाद क्या हुआ ये हमको पढ़ना स्टार्ट करना है. तो एवरीबडी शुड ओपन देयर कॉपीज और कॉपी में हेडिंग डाल लें इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन. चलिए, सो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमको पता ही है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रैटेजिक जो भी प्लानिंग हमने की, द प्लान वाज बेसिकली कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक प्लानिंग के अचीव हो गए. 2 4 5 साल में क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं है, 10 20 25 साल में क्या होना है मतलब इससे है. सो इंडिया की प्लानिंग को हमने दो फेजेस में डिवाइड कर लिया, प्री 1991 एंड पोस्ट 1991. तो प्री 1991 में तो दो IPRs आए थे. एक आया था बच्चों 1948 में और दूसरा आया था 1956 में, और दोनों ही एकदम बकवास साबित हो गए. गॉट इट क्लियर? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें बेसिक प्रॉब्लम थी क्या. सो पुट द हेडिंग फीचर्स ऑफ प्री 1991 फेस या प्री लिबरलाइजेशन, या आप ये भी बोल सकते हैं IPR 1948 एंड IPR 1956. इनकी बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स थी. सो इस हेडिंग को आप लिख लें, फिर एक एक करके सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे. हेडिंग रिटन एवरीबॉडी. चलिए, द फर्स्ट थिंग चिल्ड्रन, हम पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा भरोसा करते थे. इस रिलायंस शब्द को वो मत समझ लीजिएगा जो मुकेश अंबानी का रिलायंस है. यहाँ रिलायंस का मतलब है डिपेंडेबिलिटी. क्यों पब्लिक सेक्टर पे भरोसा ज्यादा था भाई? अगर आप बात करें वाटर सप्लाई की, इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन, बात सुनाई पड़ी. सो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. क्या कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है इन सेक्टर्स को चलाना? नो. दूसरा बात, द प्रोजेक्ट्स हैव लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. मतलब इन्वेस्टमेंट करने से लेकर प्रॉफिट आने तक 25 50 साल का टाइम लग सकता है. आज भी जो रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट शहरों में चल रहा है इंडिया में, 2 4 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है. क्या गवर्नमेंट 6 महीने में पैसा कमा लेगी? नो. 10 20 साल लगेंगे. तो इसमें प्राइवेट सेक्टर हाथ इसलिए डालता था क्योंकि भाई उनके पास ना इतना पैसा है और ना वो इतना वेट कर सकते हैं. सो दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और ये जो पब्लिक सेक्टर के लोग थे, काफी इंस्टेंसेस में देखा गया है देवर ब्राइब्ड बेसिकली. तो वो ब्राइब में और घूसखोरी में विश्वास ज्यादा रखते थे. लिख दिया पहला पॉइंट एवरीबॉडी. चलिए, सो यहां पे क्यों ये काम किया गया था आपको ये बात भी पता होनी चाहिए. पब्लिक सेक्टर को ज्यादा रोल इसलिए दिया गया क्योंकि ये माना जाता था कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को सारा का सारा जिम्मा दे देंगे तो कल को ईस्ट इंडिया कंपनी फिर बन जाएगी. और इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रियलाइजेशन ये लोग जब प्रमोट करेंगे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पावर, एनर्जी, व्हाटसोएवर इट इज, ये लोगों के वेलफेयर में इस्तेमाल होगा. मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा आ भी गया, वो इन सर्विसेज को अलाउ कर भी देते हैं, वो झेल लेंगे प्रॉफिट आने का टाइम 25 साल बाद, इन्वेस्टमेंट का आज. बट उनके अंदर करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन की आदत है. क्या वो एम्प्लॉयज को प्रॉपर सैलरी पे करेंगे? बिल्कुल भी नहीं. उनको लगेगा पैसे तो बाद में आएंगे, अभी तो है नहीं, तो लेट अस एक्सप्लॉइट देम एंड पे लेस सैलरी. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा ये बात हम अपने हाथ में रखेंगे. इसीलिए कमांड करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ये हैवी इंडस्ट्रीज हैं, हम प्राइवेट सेक्टर की दखल अंदाजी इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे. पता लगा उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, टैप बंद कर दिया, अब जाओ 15 दिन नहाने की जरूरत नहीं है. सो इन दैट केस इसलिए प्राइवेट सेक्टर को यहां पे इन्वॉल्व नेग्लिजिबल किया गया. सेकेंड पॉइंट, रेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर को बोला कि भाई आप क्या क्या काम करोगे बता दो. उन्होंने कहा ये काम कर लेंगे. उसके ऊपर पूरी की पूरी मॉनिटरिंग किसकी हुआ करती थी? गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट यूज टू एक्ट एज अ वॉच डॉग. एग्जाम में मत दिखाएगा आंख वाला कुत्ता. गॉट इट क्लियर? इसीलिए ताकि हम प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से कंट्रोल करें. क्यों कंट्रोल कर लें? सो दैट दे शुड नॉट एस्टैब्लिश एनी काइंड ऑफ monopoly. Monopoly will lead to what children? Rampant profit making. और rampant profit making से क्या होगा कंट्री में?
जो गवर्नमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर का पूरा निग्लेक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट वाज वेरी 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 नेसेसरी कि प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने 1948 एंड 56 की पॉलिसीज में कॉन्सेप्ट रखा था किस चीज का, लाइसेंसिंग का। समझ में आ गया? हर बिजनेस के लिए लाइसेंस का होना और रजिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। प्राइस कंट्रोल्स वर देयर ऑन बिग बिजनेस हाउसेस, ताकि अपनी मनचाही प्राइस पे लोग सामान को बेच ना पाए, रैम्पेंट प्रॉफिट मेकिंग ना कर पाए। दैट्स व्हाई दीज थिंग्स वर डन। खोपड़े में बात गई? तो ये शॉर्टकट में इतने आइटम्स लिख लें, ताकि जब आप इस कंटेंट को रीड करेंगे तो रटना तो पॉसिबल है नहीं। ये वर्ड्स जब आपको याद रहेंगे तो आप जोड़ जोड़ के नंबर नहीं छुड़वाएंगे अपने। क्विकली चलिए, समझ में आ गया बच्चों? सो ये कानून एक है, अब खत्म हो गया इंडिया में। 2002 में इसको रिप्लेस कर दिया बाय कंपटीशन एक्ट। पहले चलता था ये जो आप सुनते हैं ना, होली वगैरह में लोग खोए में डिटर्जेंट पाउडर एंड ऑल दैट मिला देते हैं चिल्ड्रन। तो इस डिटर्जेंट पाउडर की वजह से लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें एमआरटीपी एक्ट के तहत गलत हैं। चलते हैं आगे। हैवी एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज ये कौन सी होती हैं सर? आयरन एंड स्टील, केमिकल, मशीन बिल्डिंग, ये हाई प्रायोरिटीज थी और गवर्नमेंट ने सोचा इनको हम खुद चलाएंगे। क्योंकि अगर अडानी अंबानी को जमाने में देते तो वो लोग क्या करने लग जाते, डोमिनेशन। लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देते बट सैलरी बहुत कम देते, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी पूरा भरोसा इन्हीं के ऊपर कर लिया। अब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं कि अडानी अंबानी अगर नौटंकी करें या कोई एक्सप्लॉयटेशन करे तो गवर्नमेंट लात मार के उनको किक आउट कर देगी। गॉट इट क्लियर? सो कॉपी दिस पॉइंट। सो आपने नाम शायद सुना होगा बच्चों, सेल का। हाँ सर, शिप सेल्स ऑन द सी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपने कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी नाम सुना होगा। एक्चुअली हो सकता है कि आज के तारीख में मेरे को भी लाइसेंस मिल जाए कोयला एक्सट्रैक्ट करने का, आपको भी मिल जाए, बट जिस प्राइस पे हम इंडस्ट्रीज को, रेलवेज को, फैक्ट्रीज को कोयला सप्लाई करेंगे, वो प्राइस कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। हो सकता है गवर्नमेंट की माइन से 200 क्विंटल कोल हर दिन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, मेरी माइन में 4000 क्विंटल कोल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो किसकी सप्लाई ज्यादा होगी, मेरी या गवर्नमेंट की? मेरी। कोल की डिमांड बाजार में बहुत ज्यादा है। मान लीजिए डेली की जो डिमांड है दैट इज अराउंड 4500 क्विंटल्स। हाउ मच? तो अगर मैं अपनी और गवर्नमेंट की माइन का आउटपुट मिला भी लूं, क्या तब भी ओवरऑल हम डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे? नो। तो गवर्नमेंट ने रेट रखा, मान लीजिए 10 रुपए किलो। हमने कहा भैया हमारा रेट तो 20 रुपए किलो है। तो हम क्यों महंगे में बेच रहे हैं? बिकॉज हमें पता है हमारी सप्लाई ज्यादा है, और ये मोस्टली हमारी सप्लाईज पे डिपेंडेंट है, ना कि गवर्नमेंट सप्लाईज पे। तो गवर्नमेंट कहेगी भाई इंडियन रेलवेज है, अगर ये महंगा कोल खरीदेगी तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट कहेगी भाई ये है नेशनल थर्मल पावर या वो नेशनल कोल पावर वगैरह जो भी, ये टरबाइन चलती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए कोल से, अगर कोयला महंगा होगा तो इलेक्ट्रिक सप्लाई महंगी। तो अगर हमने कोल की सप्लाई रोक दी तो लोगों घर में बत्ती पानी आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए कि लोग अपना मनमानी चाही प्राइस मोनोपोलाइज ना कर पाए। दैट्स व्हाई हेवी एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज आर पुट अंडर, सॉरी वर पुट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल ओनली। बट उससे हुआ क्या? ब्राइब, करप्शन, ये सब बढ़ गया। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लिया पॉइंट सबने? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए काफी रिजर्वेशन दिए गए। देयर वर सर्टेन आइटम्स, देयर वर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो इनके लिए प्रैक्टिकली बच्चों रिजर्व कर दिए गए थे कि उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हाथ पैर नहीं जमा सकती। बट अगेन इनको रिजर्वेशन तो दिया गया ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़े। पैसा भी दिया गया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि ये प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें और फॉरेन एक्सचेंज को अट्रैक्ट करें। बट ये थे महा के आलसी लोग, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने 1991 की पॉलिसी में बोला भाई आपके लिए पेपर क्राफ्टिंग, पेपर प्रोड्यूस करना हमने रिजर्व किया था। हमने बड़े बिजनेसमैन को इसीलिए यहां पे काम करने की परमिशन नहीं दी क्योंकि उनकी कॉस्ट आपसे बहुत कम होती और वो आपकी दुकान को खा जाते, आपकी फैक्ट्री को खा जाते। बट आपने भी कोई खास एफर्ट किया ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो चाहे आप एक रोड साइड रेस्टोरेंट में जाएं या ताज में खाना खाने जाएं, दोनों जगह फूड पे जीएसटी कितना है? 5%। तो अगर आपको मान लीजिए रोड साइड रेस्टोरेंट में 300 रुपए का पिज्जा मिल रहा है
और ताज में 400 का मिल रहा है, कहाँ पे खाएंगे भाई? ताज में खाएंगे। तो अल्टीमेटली जो छोटा रेस्टोरेंट वाला है, इसकी तो दुकानदारी चौपट हो गई कि नहीं? गवर्नमेंट ने कहा हमने तो तुमको मौका दिया था प्रमोट होने का, बट तुमने बहुत ज्यादा प्रमोशन अपना किया ही नहीं। हमने तो ताज वालों को बोला था कि भाई आप सिर्फ पार्टी की बुकिंग करेंगे, वेडिंग की बुकिंग करेंगे, आप इंडिविजुअल रेस्टोरेंट नहीं चला सकते, ये छोटे लोगों को चलाने दीजिए। बट छोटे लोग थे आलसी टाइप के, तो इसलिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन सिस्टम पूरा कास्ट में तो नहीं खत्म किया, बट इन जगहों पे खत्म कर दिया। लाइक वो वीविंग नहीं होती साड़ी वगैरह की, तो भाई बड़ी कंपनी है वो मशीन से बना रही है, हैंडलूम पावरलूम सुना होगा आपने। तो अगर मेरी फैक्ट्री है, डेली मैं 4,000 मीटर कारपेट मैन्युफैक्चर करता हूं, आई हैव अ पार लूम, और आपका हैंडलूम है 10 मीटर कारपेट डेली बनता है, तो आप क्या मेरे से प्राइस में कंपीट कर पाएंगे? नो। मेरे पास मान लीजिए 200 वर्कर्स हैं, आपके यहां 2 वर्कर हैं, बट मैं अगर आप 2 वर्कर रख के 10 मीटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 20 वर्कर रख के 100 मीटर प्रोड्यूस करेंगे। 200 वर्कर रख के 1,000 मीटर प्रोड्यूस करेंगे। मैं 200 वर्कर रख के कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं? 4,000 मीटर। क्या मेरे सस्ता आप बना पाएंगे? नो। जितना तेज मशीन से काम हो सकता है, क्या हैंड से उतना तेज काम हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। मम्मी को झापड़ मारना है हैंड से तेज होगा, मशीन तो झापड़ वाली बनी नहीं आज तक। इज दैट अंडरस्टूड? तो इनकी कॉस्ट क्योंकि कम आती थी, इसलिए मार्केट में हैंडमेड चीजें महंगी बिकती थी और लोग उसको नहीं खरीदते थे। और तब जाके गवर्नमेंट ने सोचा है जो हमने रिजर्वेशन किया था ये किसी काम का नहीं था, तो हमने अलाउ कर दिया बड़ी कंपनीज को भी कि आप इस तरह का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो डी रिजर्वेशन पॉलिसी समझ गए? कब गॉट इट पीपल ऑन द हॉट सीट? अंडरस्टूड? चलिए, यस सर। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी बच्चों, यही एक वजह है जो चाइना को हमसे आगे ले गई। इंडिया अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस व्हेन? 1947। चाइना का बता सकते हैं कब हुआ था? 5 में हुआ, 8 में हुआ? चलिए गूगल कर लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ भाई, तो बात आती है कि चाइना का इंडिपेंडेंस कब हुआ। कुछ रेवोल्यूशनरीज ने पीड़ा उठाया और मान लिया कि 1911 में हम इंडिपेंडेंट हो गए, बट जो चाइना मेनलैंड है दैट अटेन्ड इंडिपेंडेंस व्हेन? 1949। तो पहले कौन इंडिपेंडेंट हुआ? इंडिया। तब भी हम पीछे क्यों रह गए? चाइना ने सोचा एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इंडिया वालों ने सोचा हर वो चीज जो हम इंपोर्ट करते हैं लेट अस मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ताकि इंपोर्ट कम हो जाए बस। तो इससे हुआ क्या? आपके यहां जो फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी पेमेंट की, वो खत्म हो गई। हर वो चीज जो आप इंपोर्ट करते थे काफी हद तक आपने यहां बनाने लग गए, सब नहीं बनाने लग गए बट काफी हद तक। बट चाइना को विन ओवर एडवांटेज कहां से मिला? गणपति भी जो हमारे यहाँ दीपावली में आते हैं, या हमारे यहाँ जो लाइट भी आती है, वो चाइना में बनने लग गई। चाइना हर उस चीज को बनाता है जो दूसरे कंट्री की डिमांड थी, हम उस चीज को बनाने में असफल रहे। दैट्स वाई हमारी जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी वो आधी काम की बट पूरी काम नहीं की। तो हमारे बैल बुद्धियों ने उस जमाने में अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन सोचा होता, इंडस्ट्रियलाइजेशन सोचा होता, तो शायद बच्चों चाइना से आज हम 10 गुना आगे होते। और जो ये बोला जा रहा है नेताओं के मुंह से हम 10 साल में चाइना को सरपास कर जाएंगे, ठेंगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पिता पिता ही रहता है, बच्चा बच्चा ही रहता है। हम 10 साल आगे जाएंगे, वो 10 साल आगे जाएंगे। वॉट इट क्लियर? उन्होंने अपना सूरज भी बनाना स्टार्ट कर दिया, बन भी गया शायद, मून तो बहुत पहले बना लिया था। हमारे यहाँ क्या है, राम मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, हम मंदिर मस्जिद में ही लड़े मरे पड़े हैं। और उनके यहाँ फैक्ट्री बन रही है उतनी जगह पे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? लोग यहाँ पे भी है, वहां पे भी हैं। यहाँ पे लोग अनशन करते हैं, जंतर मंतर में बैठते हैं, वहां सरकार कहती है नौटंकी की अगर सरकार के खिलाफ तो सीधे तुम्हारे घर में फोटो में माला चढ़वा देगा, हलवा पूड़ी बढ़ जाएगा, जिससे हलवा पूड़ी की सप्लाई, डिमांड, हलवा पूड़ी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। गॉट इट क्लियर? अभी वो ईरान और इसराइल लड़ रहे हैं, चाइना कह रहा है भैया हमारा धंधा चले बस, हम तुम्हें सामान बेचेंगे, हथियार बेचेंगे। उनको लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज उनको पता है लड़ने में सिर्फ नुकसान होगा। ओके। सो कहीं ना कहीं बोला जाता है तो भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज फायदे में रहती है, डिक्टेटरशिप फायदे में रहती है, वन मैन शो होता है, बट यहाँ पे तो सपोर्ट ही नहीं करते लोग मोदी जी को। सो टेक्निकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि हर वो चीज जो हम बाहर से खरीदते हैं हम ना खरीदें और अपने यहाँ उसको बना ले। नहीं समझे बात को? तो दिस वाज एक्चुअली कॉल्ड एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बट अगेन वो भी बहुत कामयाब नहीं था। हमने हर वो चीज जो बाहर से आ रही थी उसकी यूसेज को बाहर से रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे भीम ऐप बना, बैकएंड इंटरफेस किसका इस्तेमाल हो रहा है? गूगल पे का। क्रेडिट कार्ड हमारे पास है, बैकएंड इंटरफेस किसका इस्तेमाल होता था? वीजा का।
बहुत सालों के बाद जब अपना रुपए बना और एनपीसीआई बना, तब जाके नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड लॉन्च किया। बट मोस्ट ऑफ द दुकानों पे ये चलता ही नहीं है। आज भी वीजा और यही सब चलते हैं, उनके ऑफर ज्यादा होते हैं, उनके बेनिफिट ज्यादा है। बातें समझ में आ रही है? रुपए का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब है। रुपए हमारा अपना है, वीजा विदेश का है, मास्टर कार्ड भी वहीं का है। बट जो फैसिलिटीज वीजा और मास्टर कार्ड में और रुपए में अभी आ नहीं पाई। भाई पूरे दुकानों में जाके मशीन लगवाई है, तो इतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं है बेसिकली। ओके, और वो इतने साल से चल रहे हैं, हम 10 कदम आगे चलेंगे, वो 100 आगे चले जाएंगे। ओके, सो द पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग दोज गुड्स विच वी यूज टू इंपोर्ट, बट अगेन पॉलिसी बहुत ज्यादा कारगर हो नहीं पाई। मैकडोनल्ड्स इतने साल से इंडिया में है, एक भी इंसान बर्गर बेचने वाला ऐसा नहीं है जिसने ये ना सोचा हो कि मैं मैकडोनल्ड को कॉम्पीट कर पाऊं। बट कर पाया? उस क्वालिटी को, उस टेस्ट को मेंटेन कर ही नहीं पाएंगे। जितना बर्गर किंग, बर्गर सिंह खुल जाए, यही तो मैकडोनल्ड की यूएसपी है। इतना रिसर्च इंडिया में कोई करना जानता ही नहीं है, उनको झटपट प्रॉफिट चाहिए। ओके, समझ में आ गया? फॉरेन कैपिटल के इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन था। क्यों सर, क्यों रेस्ट्रिक्शन था? 1948 और 56 का दौर ऐसा था, हम नए नए पैदा हुए थे, मतलब नया नया इंडिपेंडेंस हुआ था। हमें डर लगता था कि बाहर से कोई आएगा ढेर सारा पैसा लेके, तो हमारी कंपनीज को, हमारे कंट्री को फिर से डोमिनेट करेगा, रूल करेगा। इसलिए हमने एफडीआई नॉर्म्स को बहुत स्ट्रिक्ट रखा था। मिनिमम मनी वॉज टेकन फ्रॉम द फॉरेन पार्टनर। कानून भी था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बाद में इसको खत्म करके इसकी जगह एक नया कानून आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और उसके बाद जब गवर्नमेंट को लगा कि भाई कुछ कर तो पा नहीं रहे, चलो रिस्क ले लेते हैं। 1991 में जब रिस्क लिया, तो देखा कि भाई वारे न्यारे हो गए हमारे। तो समझ में आ गई बात भाई? एनी डाउट्स? क्लियरली अंडरस्टूड? अभय जी कोई क्वेरी? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? सो इसी के साथ फीचर्स Yes, ऑफ sir. प्री लिबरलाइजेशन पॉलिसी कम्स टू एन एंड।